नमस्कार, धर्म युद्ध देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास ये प्रस्तुति इस लिहाज से भी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत पाकिस्तान ने देखी, जिस तरीके से एक समन्वित ऑपरेशन वो नभ थल और जल से दुनिया ने देखा है, इसके बाद से ही ये लग गया है दुनिया को कि किस तरीके से भारत सैन्य ताकत में भी एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो गया, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पहली बार अगर देखें तो यह इतिहास गवाही दे रहा है कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान भी है, हम भी न्यूक्लियर पावर है और दुनिया में पहला एक ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर पर सीधे अटैक किया है। और ये अटैक जवाबी हमला था। सीधे तौर पर बताया गया कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। सीधे तौर पर यह बताया गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमारी अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले। ये बदला हुआ आज का भारत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सीधे तौर पर यह भी कह दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी ताकत बढ़ी है, जिस तरीके से हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं, वो खास तौर पर दुनिया को बता रही है कि भारत अब आज का बन चुका है। भारत वो उस वैश्विक मंच पर आकर खड़ा हुआ है जहां की सैन्य ताकत, जहां की सेना दुनिया में कहीं पर भी अगर आतंक है, आतंकियों का अड्डा है तो उसे नेस्त नाबूद करने के लिए सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर, पाकिस्तान भारत के घुटने पर आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ताकत आखिर किसके थ्रू दिखाई दी है। तो ये देखिए, ये है वो ताकत। ब्रह्मोस की ताकत से, सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत से धुआं धुआं हो गया है ब्रह्मोस। तो इस विशेष खबर पर, इस विशेष तस्वीर पर हम बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश लिए चलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। जरा चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर वासियों को। विकास के किसी भी कार्य में उन्होंने कभी बाधा नहीं आने दी। सड़क बनाने में, जल निकासी के लिए नाले बने या बन रहे हैं, नगर निगम को सड़कों के चौड़ीकरण के लिए या विकास की किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है, फर्टिलाइजर भी है, रामगढ़ ताल भी है। रामगढ़ ताल के किनारे शीश महल भी बन गया है, आपने देखा है, काफी लोग गए हैं वहां पार्किंग की व्यवस्था भी है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी वहां उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, और बहुत कुछ विकास की इस प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल। याद रखना, विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। सुरक्षा के बगैर विकास भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे। कोई योजना आती थी, हड़प जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसका मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन पे। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा।
अब तो एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर हो, काशी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई अन्य सिटी, कोई अन्य जनपद विकास भी कर रहा है, विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत का संरक्षण हो रहा है तो युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अभी हम लोगों ने लखनऊ में, इससे ठीक पहले मैं लखनऊ में था, ब्रह्मोस मिसाइल का हमने वहां उद्घाटन किया। ब्रह्मोस मिसाइल अभी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। नहीं, लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले, जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए। और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। आज के इस अवसर पर योगदान सत्संग सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने भारत की ताकत को बढ़ाया है। और आज जब लखनऊ में ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दो टूक स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि अब देख लो कि हमारी ताकत क्या है। ताकत ये है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से हम उस जगह पर भी पहुंच सकते हैं जो पाकिस्तान का एयरबेस है, पाकिस्तान का खास गढ़ है जहां पर मुल्ला मुनीर बैठता है, वहां तक हमने धमक दी है। और ये धमक केवल चेतावनी नहीं, चुनौती है हर उस पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका को, पाकिस्तान की फौज को जो सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देता है। किस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी, चुनौती दी और पाकिस्तान को चेताया, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं और फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश
भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार तो सरहद के पार की जमीन भी अब नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बची कुची जो जमीन है उसे भी अब नहीं बख्शा जाएगा, और यही वजह है कि जिस तरीके से भारत ने इस बार अपनी ताकत दिखाई है, उस ताकत का ही एक बड़ा परिणाम रहा कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा अमेरिका के सामने, और सीज फायर के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए अमेरिका को बीच में लाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस ताकत के बल पर आज हम पाकिस्तान जैसे देश को घुटने पर लेकर आए हैं, वो ताकत कितनी बड़ी है, और क्या इस ताकत के सहारे आने वाले समय में भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ, उस नीति को बल मिलता रहेगा या ये ताकत और बढ़ाने की जरूरत है। तीन खास अतिथि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल जे.के. बंसल सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। हमारे साथ इस वक्त जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं पुष्कल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। और साथ ही साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। मैं शुरुआत बंसल सर आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि लगातार जिस दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन से हम और आप बात कर रहे थे, और आपने पहले दिन से ही कहा था कि देखिए आतंक को खत्म करना, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, लेकिन आतंक का जो मजबूत आधार है, जो पाकिस्तान की फौज है, जब तक हम उस पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक हम ये कह नहीं पाएंगे कि हमने आतंक को आतंकियों के डर में कोई खौफ पैदा किया। हमने वो कर दिया सर। रावलपिंडी तक अगर हम धमक पहुंचा देते हैं, अगर हम सीधे तौर पर उन एयरबेसेस को टारगेट कर देते हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो हमने वो कर दिया है। लेकिन इसे भी क्या अभी सिर्फ ट्रेलर ही माने, पिक्चर अभी बाकी है? जे.के. बंसल सर। नवनी जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तो ये बिल्कुल ट्रेलर था कि 2 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। हालांकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था लड़ाई करने का, सिर्फ हमने उनके जो टेररिस्ट के ठिकाने थे उनको बर्बाद किया, और बर्बाद किया भावलपुर तक, जो कि 100 किलोमीटर है बॉर्डर से, और पाक जो पंजाब के अंदर में पड़ता है। उसके बाद जो उन्होंने अटैक किया उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है युद्ध के लड़ाई के लिए कि आजकल क्या हमेशा से, और अब मॉडर्न ज़माने में जो ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं, मिसाइल हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, ड्रोन हुए, ये तो जाके दुश्मन के यहाँ वार करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने
देश को या अपने सिटीज को बचा के रखें, जिसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब इजराइल भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था तो उसने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मंगा लिया था यूएस से। तो हमारे पास में दोनों ही कैपेबिलिटीज हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव में तो जो ये जैसे अभी सबसे बड़ी चीज जो ब्रह्मोस है, अभी जो आज ही उसका जो है एक शुरुआत हुआ है कि अब 150 जो मिसाइल्स हैं वो पर ईयर बनानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में तो जरूरत है ही इसकी, लेकिन विदेशों में भी इसकी बहुत मांग बढ़ गई और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिलीपींस ने लिया और बहुत सारे अफ्रीकन देश भी अब इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये जो देखते हुए जी हमने जो है अभी प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जो 150 करीब हो जाएगा। और अब जो इसमें बड़ा कमाल दिखाया गया मिसाइल्स ने, जो उनके 11 जो एयरबेस थे उनको ध्वस्त कर दिए। और जो अभी जो था हमारा एक प्लान बन गया था, ये इनका जो न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटीज है उस पर अटैक करने का जब हो गया था, तब पाकिस्तान एकदम घबराया, अमेरिका में पहुंचा और बोला हमें बचाओ, और वो है तब जा करके ये हुआ। जो ब्रह्मोस जो है इसकी बड़ी कैपेसिटी है, 400 किलोमीटर तक है और 200 केजी वेट ले जा सकते हैं, 200 केजी पे लोड, मतलब जो बम है 200 केजी से। इसको हम जमीन से भी प्रहार कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं, जिसमें राफेल भी है, सुखोई भी है, और समुद्र से भी कर सकते हैं। समुद्र में जो हमारी INH अरिहंत है वो है, वो उसके साथ में न्यूक्लियर मिसाइल। बिल्कुल, यानी जल थल नभ तीनों ही जगहों से अगर हम इस तरीके की ताकत का प्रदर्शन कर देते हैं, अगर क्या हमने कर दिया है साहब, हमने कर दिया है, और ये ताकत ही है कि पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आ गई है। जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, कल भी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन देखिए अब वो बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की है दुनिया में। पुष्कर जी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं सवाल आपके लिए छोड़कर जाती हूं और फिर ब्रेक लेती हूं। सवाल यह है कि दुनिया में अगर देखें तो आज तक, चाहे वो रशिया की हम बात कर लें, चाहे इजराइल की बात कर लें, डायरेक्ट नहीं अटैक किया गया है किसी भी न्यूक्लियर पावर वाले देश पर। यहां पर भारत ने वो हिम्मत दिखाई, वहां पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा था। हमने सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उनके गढ़ में, उनकी सीमाओं से उनकी सीमाओं में अंदर जाकर हमने जिस तरीके से उनके मिलिट्री बेस को, एयर बेस को हमने टारगेट किया है, वो अपने आप में आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी बनने वाला है। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान को ज्यादा घबराहट हुई? ये सवाल मेरा था, लेकिन जवाब बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये धर्म युद्ध है, इसे ये मत सोचिए कि युद्ध यहीं खत्म हुआ है। जारी है धर्म युद्ध और जारी है वो लड़ाई जो आतंक के विरुद्ध है। और पुष्कर जी, सीधे आपके पास आ रही हूं। जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि हमारी जो पावर है वो तो देख लिया, दुनिया ने देख ली और पाकिस्तान ने भी देख ली, उसके एयर रेजिस्टेंस की जो पोल थी वो भी हमने खोल दी है अपनी इस ताकत से। पुष्कर जी। बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, बहुत कम रिसोर्सेज यूज करके, और मैं आपको बता दूं और भारतीयों को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने और हमारी सेनाओं ने अभी तो अपनी मुट्ठी ठीक से खोली भी नहीं थी, अभी तो हमने पूरी पावर ठीक से यूज की भी नहीं थी। ये समझिए कि पाकिस्तान की एक गलती ये रही शुरू से कि एक नेशन के तौर पे उसने अपने आतंकी लोगों को, आतंक के आकाओं को उसने अपनी आर्मी में मिलाया हुआ था। यानी कि उनकी आर्मी के जो अड्डे थे वो आतंक के भी अड्डे थे, उनके आतंकवादियों को पूरी शरण आर्मी में मिलती थी, और उसका पूरा लाभ उठाते हुए आतंकवादियों पे हमला करते हुए भारत ने उनकी सेना की भी कमर तोड़ दी। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं कि किसी के सर के जुएं निकालने के लिए दुश्मन के सर से सिर्फ जुएं निकालने की हमको अनुमति थी, और हमने बेसबॉल का बैट लेकर के उसका सर ही फोड़ दिया। हमने ये किया है। इसलिए देशवासियों को मैं कहूंगा, किसी अब साई ऑप्स चल रहा है। मुझे खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISI की, उसकी जो एक्स डिवीजन है, उन्होंने एक एक्स डिवीजन बनाई है जो कि पूरी तरह से इस समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में लगी हुई है, जो भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को बरगला रही है, उनको अपनी सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ भड़का रही है। तो इस समय वो लोग ये कर रहे हैं और उनकी कमर पूरी तरह तोड़ दी है। और ब्रह्मोस की शक्ति, मैं आपको लावनी जी क्या बताऊं कि बुक्स की बात नहीं है, मैं स्वयं ब्रह्मोस में ऑपरेशन करके मैं गल्फ ऑफ एडन में रियल डिस्ट्रक्शन कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि ब्रह्मोस की शक्ति तो अभी हमने ठीक से दिखाई भी नहीं उनको। जिस दिन हम दिखाएंगे उस दिन पूरा पाकिस्तान हमारा होगा।
जिस दिन हम ताकत दिखाएंगे उस दिन पूरा पाकिस्तान, यही जिस अखंड भारत की बात हम करते हैं, वो अखंड भारत पूरी तरह से उसकी संकल्पना पूरी होगी। सुधीर जी, आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर फिर बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन सवाल छोड़कर जाती हूँ आपके लिए। जिस तरीके से कल ही हमारे आपने देखा कि कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दोनों ने ये बता दिया था दुनिया को कि हमने पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रक्षा प्रणालियों पर प्रहार कर दिया है, और जिस तरीके से हमने प्रहार किया है वो पाकिस्तान को सालों साल सालता रहेगा। क्या जिस ऑफेंसिव ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि शुरू में ये कहा गया कि भारत अभी सिर्फ जवाबी हमला दे रहा है, सिर्फ डिफेंसिव हो रहा है, लेकिन हम तो ऑफेंसिव हो गए, और जब हम ऑफेंसिव हुए तो पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही प्रणालियों की धज्जियां उड़ गई। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को ब्रह्मोस का बड़ा संदेश, और जो टारगेट हमने सेट किया था, टारगेट था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। टारगेट था कि आतंकियों के पनाहगारों को सबक सिखाएंगे, क्या ना ठिकाने हैं जिस पर हमने हमला किया है, और सीधे तौर पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे बता दिया है कि जब हम अपनी ऑफेंसिव प्रणाली अपनाते हैं तो वही तस्वीर होती है तबाही की, जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। सुधीर सिंह जी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रक्षा प्रणालियों पर हमने प्रहार कर दिया, कमर टूट गई है? मैं ऐसा नहीं मानता कि पाकिस्तान की कमर टूट गई है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना का एक अभिन्न हिस्सा है, और वो वर्षों से है, 1977 से जिया उल हक के जमाने से। ये हमला अभी कुछ दिन और चलने देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जिसको आप अधमरा छोड़ेंगे तो फिर वो उठ के काटेगा। और इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी बातचीत हुई है और हमने उनको उदारता पूर्वक जाने दिया है, वो उन्होंने पुनः उस बात को अपने हक में इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी जी के समय जब बांग्लादेश बना तो 90,000 पाकिस्तान की सेना हमारे हाथ में थी, ऐसे ही जाने दिया गया उस समय, और 2 साल के अंदर परमाणु बम पाकिस्तान ने बना लिया, और 2000 टुकड़े भारत के होंगे, ऐसा करके जुल्फिकार अली भुट्टो ने सर, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश का भी यही सेंटीमेंट है, देश के सेंटीमेंट्स भी यही हैं, लेकिन सवाल ये है बंसल सर, हमें पहले अपनी ताकत, जो दुश्मन हमें कम जो आंक रहा था, कम से कम पहले ताकत दिखाने की जरूरत थी। और आज भी अगर आप देखें ध्यान से तो हमारी सेना ने ये बोल दिया है, वायुसेना ने, कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि ऑपरेशन बंद हुआ है, और जिस तरह से सुधीर जी जो बात कर रहे थे, जो सेंटीमेंट्स इस वक्त देश के हर एक बच्चे में है कि एक और बड़ा सबक देना चाहिए था, टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, तो क्या आपको लगता है कि अभी वही पिक्चर बाकी है, ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, सेंटीमेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, बस एक थोड़ा सा ब्रेक दिया है? ऐसा नहीं है, ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, वो एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है। दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों ने क्लियर, जिससे कि अभी देखिए पाकिस्तान ने अपनी सेना को भारत के बॉर्डर पर ला दिया है, तो बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बंसल सर को कमेंट ले रही हूं। जी बंसल सर बोलिए। कब्जा करती जा रही है, और देखिए हमने जो हमारा युद्ध का कोई इरादा नहीं है, और जहां तक रही इस बात की कि ये सांप की जो है अब फन कुचल चुका है, कुचला इसलिए जा चुका है कि इनके जो ठिकाने हैं वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। आर्मी के अगेंस्ट में अभी जो सिविलियन हो गए हैं उनको भी ये पता लग गया है, पीटीआई ने भी खुद कहा है कि ये जो सब कुछ आर्मी का करा धरा है, एक्चुअली क्या था कि जो आर्मी जो आतंकियों को एक ढाल बना करके प्रॉक्सी वार कराती थी, पाकिस्तान की आर्मी की कभी भी इतनी शक्ति नहीं रही है कि वो भारत से डायरेक्ट लड़ाई कर सके, तो इसलिए उनको भेजती थी। तो अब यहाँ पे एक बात और सोचने वाली बात यह है कि युद्ध के लिए पैसे चाहिए। जैसे ही भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये कटोरा लेके पूरे संसार में चले गए कि जी हमारे ऊपर भारत ने अटैक कर दिया, हमें कुछ भीख दे दो। और जो है इनके पास में 2 दिन में ही इनकी नानी याद आ गई। जब इतना बुरा हाल है तो आगे ये लड़ाई की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनको इकोनॉमी ध्वस्त है। और आप एक बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो हमने इनका सिंधु का पानी बंद किया है, इनकी खेती खराब, इनकी बिजली, इनको खाना नहीं, इनको पानी नहीं, और मछली कुछ भी नहीं मिलेगी, तो ये ऐसे भी इनकी कमर टूट जाएगी। ट्रेड बंद कर दिया, इनके पोर्ट आ नहीं सकते। हमने मल्टी प्रोंग एक्शंस तो ले लिए, लेकिन 30 सेकंड में क्विक रिस्पांस दीजिएगा पुष्कर जी, कि हमने मल्टी प्रोंग एक्शन लिया, हमने ऐसे में असिस्ट भी कर लिया है ताकत। पाकिस्तान जो बहुत उछल रहा था मेंढक की तरह, गीदड़ भपके, आपको याद है ना कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्री दे रहे थे, मुल्ला मुनीर की तरफ से भी जिस तरह से जिहादी प्लान्स उसके जो थे, लेकिन हमने एक झटके में ही बहुत कुछ बता दिया है, और दुनिया के सामने ये भी एसेस करके दिखा दिया कि असल में पाकिस्तान की ताकत क्या है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, गरजने वाले ये बादल हो सकते हैं, बरस नहीं सकते।
जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बरसने के बहुत प्रयास किए, हमने इनको बरसने नहीं दिया, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस का छाता, और इत्तेफाक से फौज की डेफिनेशन में भी उसको एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही कहते हैं, वो इतना मजबूत था। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि इसको किसी पहले की वॉर से तुलना ना करें। इंदिरा जी ने जो किया, किसी ने, देखिए लड़ाइयाँ युद्ध जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं कि आपने कॉपी उठाया और पेस्ट कर बिल्कुल, दिया। हर युद्ध बिल्कुल। की अपनी एक रणनीति होती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि युद्ध कॉपी पेस्ट नहीं होते, हर युद्ध की एक रणनीति होती है। और इस बार की जो रणनीति है वो रणनीति हमारी साफ तौर पर यह बताती है कि हमने बहुत सारी नीति बदल दी है। तो पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान को हमने एक ऐसा संदेश दे दिया है जो उसे ताउम्र सालता रहेगा। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी पहलगाम में उन पापियों को भेजकर, जिस तरह से इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। हमने साफ तौर पर कहा था कि अब बस बहुत हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि बची कुची जो जमीन है उसे भी ध्वस्त कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जमीन बचेगी नहीं। और भारत ने अपनी ताकत से यह दिखा दिया है कि अब अगर आप ये सोचते हैं कि सरहद की जो सीमाएं हैं वहां पर पाकिस्तान बैठकर खाली लॉन्च पैड तैयार करेगा, तो बिल्कुल नहीं। अब तो आतंकी पाकिस्तान की सीमा के अंदर तक जाकर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने, भारतीय वायुसेना ने वो ताकत दिखाई है जो न केवल आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करती हुई नजर आई, बल्कि आतंकियों के अड्डे के साथ साथ जो पाकिस्तानी फौज का वो बेस जहां पर मुल्ला मुनीर भी बैठता है उसे भी ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करती हैं। ये तस्वीरें चीनी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि हमने किस कदर पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, किस तरह 11 उसके एयर मेजर जो बेस है उनको ध्वस्त किया गया है। रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है खासतौर से, उसे किस तरह से ध्वस्त किया है। पाकिस्तान एक बार फिर से फॉल्स क्लेम कर रहा है, नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहा है, और बार बार ये कह रहा है कि भारत डर गया। लेकिन आज की ये तस्वीरें जरा पाकिस्तान को देखनी चाहिए खुद, जिसके साथ, जिसके चंदे पर पाकिस्तान पल रहा है। दरअसल ये चीनी सैटेलाइट की ही तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से 6 मई, 9 मई, 10 मई की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो साफ तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा नुकसान किया गया है। 11 ऐसे इंपॉर्टेंट बेस हैं पाकिस्तान के जहां पर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने वो तबाही दिखा दी है जिसे पाकिस्तान भूले नहीं भुलाएगा। और यही वजह रही, यही डर था, यही खौफ था कि पाकिस्तान को अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया। भारत की ताकत से, भारत के ऑफेंसिव एक्शन से इस कदर घबराया कि सीज फायर के लिए तैयार हो गया, घुटने पर हम लेकर आए। लेकिन आज भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो झूठी उसकी फॉल्स जो क्लेम करने की आदत है, वो आदत बदस्तूर जारी है। लेकिन कहते हैं ना हमारे यहाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और अगर अब चाइना से आई हुई, चीनी सैटेलाइट से ही ली गई ये जो इमेज है, अगर पाकिस्तान की पोल खोल रही है, तो इस पर पाकिस्तान क्या बोलेगा। आइए एक बार फिर से चलते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। हमारे सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। फिलहाल जेके बंसल सर और सुधीर सिंह जी हमारे साथ नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया है, और साथ ही साथ मेजर अभिनय डोगरा भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर अगेन आपका बहुत स्वागत। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके की तस्वीरें अब तो जिसके चंदे पर वो पल रहा हो पाकिस्तान, अभी तक अगर आप देखें तो कल जिस तरह से शहबाज शरीफ सामने आते हैं, कहते हैं कि हमने धूल चटा दी। ये जो फॉल्स क्लेम करना, ये रॉन्ग जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, अब तो जिसके चंदे पर वो पलते हैं उन्हीं की सैटेलाइट ने उनकी पोल खोल दी है। नरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी वो पाकिस्तानी नागरिकों को कहते हैं कि लड़ाई हमने ही जीती है। तो ये कोई उनके लिए नया नहीं है। उन्हें जो है इस तरह से फॉल्स नैरेटिव सेट करना, अपनी पब्लिक को गुमराह करना, उन्हें बार बार बताना कि सारे युद्ध हमने जीते हैं। देखिए, एक देश के 2 टुकड़े हो गए थे, और किस तरह से ये सबको पता है, स्पष्ट पता है कि भारत का एक भी इंस्टॉलेशन, एक भी टारगेट, एक भी एयरपोर्ट वो हिट नहीं कर पाए हैं। हमने 100% जो है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इफेक्टिव था, और उनके सभी ड्रोन्स, मिसाइल जो भी अटैक थे वो सब रोक दिए गए 100%। और हमारे जितने भी टारगेट थे
वो सटीक बैठे हैं और हमने उन इंस्टॉलेशंस को, और प्रूफ आ रहा है, देखिए आपने चाइनीज जो इमेजेस दिखाई हैं सैटेलाइट की, बिल्कुल स्पष्ट है, अगेन प्रूव कर देते हैं। और भारत जो है, हमारी जो सेनाएं हैं वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सशस्त्र सेनाएं हैं देश की, दुनिया की, और वो प्रूफ अगेन एंड अगेन वो भी मिलता रहा है। हमने जो इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत काम किया है, जिस तरह की प्रिसाइज मेजर्ड टू द पॉइंट अटैक किया है, ये अपने आप में एक विश्व के लिए मैसेज है। ये भारत की इमेज को पूरे विश्व में अलग लेवल पर लेके जाता है, क्योंकि इजराइल या अमेरिका या रूस द्वारा आज तक जितनी भी प्रिसीजन और मेजर्ड बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्राइक की गई हैं, वो सिंगल टारगेट या एट द मोस्ट 2 टारगेट पर की हैं साइमल्टेनियसली। और हम विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से समय में हमने 9 ऐसे टारगेट हिट किए हैं। प्रॉब्ली ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भारत की प्रोफेशनलिज्म, कॉम्पिटेंसी और टेक्नोलॉजी और जो मैन बिहाइंड द मशीन है, उन सबको दर्शाता है। देखिए, दर्शाता है कि आज हम कहाँ हैं, वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ। और जाहिर है कहीं ना कहीं इससे जो चीन जैसे देश हैं, उनके सिस्टम्स की, जिस तरह से उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिए गए, उनकी इनकॉम्पिटेंसी को भी दर्शाता है। ये तो पाकिस्तान के तो मैन बिहाइंड द मशीन हो या क्वालिटी हो, ये प्रूव हो गया है अगेन एंड अगेन। बट ये फॉल्स नैरेटिव सेट करना, ये तो इनके डीएनए में है, ये कभी सच नहीं बोलेंगे, ये मर भी जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिनका डीएनए ऐसा हो तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजर डोगरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम ये बार बार कह रहे थे कि राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर, और आज वो क्लियर हो भी गया है। हमने जिस तरीके से मल्टी प्रॉन्ग एक्शंस लिए, हमने जिस तरीके से, पहले ये कहा जा रहा था कि भारत डिफेंसिव है, लेकिन जब हम ऑफेंसिव स्टेज पर आए तो हमने वो कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए सालों साल सालता रहेगा, पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला ये एक्शन। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। मेजर डोगरा, लावली जी एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मेजर डोगरा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जिस तरीके से हमने ऑफेंसिव एक्शंस लिए, हमने पहले तो डिफेंसिव एक्शन लिया था, हमने बता दिया था कि देखो हमारे तरफ देखोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं उस बात को समझा और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को अटैक करना शुरू किया, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री बेस पर टारगेट करने की कोशिश की, जब हम ऑफेंसिव हुए तो उनकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही प्रणालियां ध्वस्त हो गई। बिल्कुल सही कहा लावनी जी। देखिए, जब भी कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है और जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है, ये कंप्लीटली अलाइंड होता है। हमारा 1971 में भी जो ऑब्जेक्टिव था, वॉर का ऑब्जेक्टिव था, वो बहुत ही साफ था, बहुत ही कंसाइज था। और अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव से हमने ये स्ट्राइक्स की, प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए और सर्जिकल इनिशियल जो स्ट्राइक्स किए, बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। हमारा ऑब्जेक्टिव था केवल और केवल जो आतंकी हैं, जो आतंकी इन्वॉल्व और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उन स्ट्राइक्स में, उसको हमने खत्म करना है और हमने उसी पे स्ट्राइक किया। बट उसके बाद जो पाकिस्तानी रिस्पॉन्स आया, which was bordering on what I will say is was a very varied kind of a response. It was not a proper military response. किसी भी एक जगह उन्होंने कहीं कंसोलिडेट, कहीं फोकस नहीं किया, एंड किसी भी एक एयरबेस को या किसी भी हमारे किसी ठिकाने को उन्होंने कंसोलिडेटेड तरीके से टारगेट नहीं किया। बस वो चाह रहे थे कि हमारा कोई ना कोई नुकसान हो, और उसमें मुझे कोई भी स्ट्रेटेजिक या कोई जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं दिखा, अदर देन भारत को नुकसान पहुंचाने के अलावा मुझे कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं दिखा। और इसीलिए पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी फेल हुई, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्योंकि मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही केयरफुली अलाइंड होती है हमारे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से। बिल्कुल, आपने सही कहा, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी के पीछे जो इमोशन और जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो टारगेट होता है, जब हम उसे फिक्स करते हैं तब वो जीत में बदलता है। लेकिन पुष्कर द्विवेदी जी, यहाँ पर जैसा कि मेजर डोगरा कह भी रहे हैं कि टारगेट तो था नहीं, बौखलाहट थी, और जिस सोच पर मुल्ला मुनीर, जिस जिहादी सोच के साथ ये अटैक किया जा रहा था, आप देखिए ना, सिविलियंस को अटैक किया, मंदिरों को अटैक किया गया, गुरुद्वारे पर अटैक किया गया, हमने सधी हुई और सटीक प्रतिक्रिया दी। हमने साफ तो यहां तक कि पाकिस्तान ने नागरिकों को ढाल बनाया, एयर स्पेस को ओपन रखा, लेकिन हमने सधी हुई सटीक प्रतिक्रिया दी, बिकॉज वी आर क्लियर ऑन आवर ऑब्जेक्टिव्स।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर था और इसीलिए 100% रिजल्ट हमें निकलकर सामने आया है, हमारे पक्ष में आया है। पुष्कर जी। जी जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है और सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को भी, और हनुमान जी का एक नियम था कि जिन मोह मारे तय मैं मारा। तो इसी नियम पे चलते हुए हमारी भारतीय सेना ने, जब उन्होंने हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा, मैं उनको पर्यटक कहलाना नहीं पसंद करूंगा क्योंकि वो पर्यटक नहीं थे, उनका अपना देश था, तो हमारे हिंदुओं को मारा पहलगाम में, तो हमने उनको उनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। उसके बाद हमारी सिविल पॉपुलेशन को, हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, दरगाहों को पाकिस्तानियों ने निशाना बनाया और हमने उनके आतंक के अड्डे जो उनके मिलिट्री बेसिस के अंदर से चल रहे थे, जहां से वो शेलिंग कर रहे थे, जहां से ये ड्रोन्स भेज रहे थे, उनको हमने नष्ट किया। और उस प्रक्रम में पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। मैं आपको बताऊं, जब आप ये दिखा रहे थे सैटेलाइट पिक्चर्स, तो मेरे मन में इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि सदियों वर्षों तक हमने इन्हीं को नष्ट करने के प्लान बनाए। बिल्कुल, जरा सैटेलाइट इमेज दिखाते रहिए, पैनल सैटेलाइट इमेज दिखाते रहिए। हाँ पुष्कर जी, प्लीज कंटिन्यू। हमने इन्हीं को, और मैं दिखाऊंगा अभी रनवे की फोटोग्राफ्स जो आप दिखाएंगे, जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हुई है, वो एक, ये ना सोचिए, देखिए एक चीज ये समझना कि 9 जगह पे स्ट्राइक हुई, ये गलत है, क्योंकि 9 प्लेसेस पे स्ट्राइक हुई। जिन जगहों पे हुई, जिन टारगेट्स में हुई, वो 9 टारगेट नहीं थे, टारगेट बहुत सारे थे, क्योंकि एरिया डिफेंस और पॉइंट डिफेंस दोनों को डिफाई करके हमारी सेनाओं ने उन पे टारगेट किया है। स्ट्राइक कम से कम, जो मेरा आकलन है, 150 से 200 पॉइंट्स पे स्ट्राइक हुई है 9 जगहों में, 9 शहरों में, 9 इलाकों में वो जगह रही होंगी, लेकिन टारगेट बहुत सारे थे और वो सारे टारगेट अचीव किए गए हैं। रनवे के बीच में हमने गड्ढे किए, वो जो दिख रहे हैं इस फोटोग्राफ्स में, वहां वो रनवे अनयूजेबल हो गए हैं। हमने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मारा है। चकलाला जैसी एक ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से उनके C-130 सिस्टम जो एरियल वॉरफेयर कंट्रोल करता है, वो सिस्टम, जो उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की पूरी चेन है, वो, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है आज के मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में, हमने उस पूरे सेंटर को ध्वस्त किया है। तो आप ये समझिए कि जैसा कि मेजर साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, स्ट्रेटजी अलाइन होती है हमारी, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आतंक का जवाब देने के लिए हमने हनुमान जी की टैक्टिक्स अपनाई। इसका पाकिस्तान का दुर्भाग्य ऐसा था, कुकर्म ऐसे थे कि इसने आतंकवाद को गूंथ रखा है अपनी फौज से, तो उस क्रम में उनकी पूरी फौज नष्ट हो गई, और ये भारत के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। बिल्कुल, भारत के लिए शुभ समाचार है और बहुत महत्वपूर्ण बात है नरेंद्र जी। जब हम सीधे तौर पर कहते हैं ना कि हम लॉजिस्टिक ही खत्म कर देंगे, तो फिर आने वाले समय में बहुत सालों तक अपने आप को खड़ा करने के लिए भी पाकिस्तान को बहुत समय लग जाएगा। और इसीलिए हमने जो ऑब्जेक्टिव तय किए थे, न केवल आतंकी ठिकाने बल्कि आतंक को पनाह देने वाली सेना के वो बेस जो लगातार भारत के लिए खतरा थे, उनको टारगेट किया गया। लेकिन क्या जिस तरह से हमने प्रहार किया है, इस प्रहार के बाद पाकिस्तान को पूरा सबक मिला है या अभी सबक अधूरा है? नरेंद्र सिंह जी। देखिए, पाकिस्तान की जो फितरत है वो जग जाहिर है, ठीक है। उन्हें आप कभी भी, और एक कुछ हमारी जो कहावतें हैं पुरानी, बड़ी अच्छी चरितार्थ होती हैं कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी 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 जी। तो इसलिए भारत ने वो टैक्टिक ही बंद कर दी कि बात करने का कहानी ही खत्म कर दी। वी डोंट टॉक नाउ एनी मोर। बहुत सालों से 50, 60, 70 साल से बातें चलती आ रही थी, तो वो नैरेटिव भारत ने बिल्कुल ही क्लोज कर दिया। हमें अब स्पष्ट हो गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अब उनका सीधा सॉल्यूशन है। भारत ने जो भी किया है उनकी कल्पना से परे है, और ये प्रधानमंत्री ने बोला था, असिस्ट तो कर ही लिया होगा उन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, हमने भी उनको असिस्ट कर लिया और उन्होंने भी हमारी पार को असिस्ट कर लिया। नरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, और हमारे देशवासी भी को भी ये देखकर उत्साहित होंगे कि आज हमारी स्ट्रेंथ का, उन्हें रियल करंट स्ट्रेंथ का असेसमेंट हो गया है। Exactly. हम कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। देखिए, आज भारत का जो स्टेचर है, द वे वी हैव डन, जितने कैलकुलेटेड, जितने प्रिसाइज अटैक्स किए हैं,
और उतने ही विफल भी किए हैं। बिल्कुल, ठीक है, उनके- कैलकुलेटेड और प्रिसाइज अटैक्स, और सीधे तौर पर पाकिस्तान ने ये तो असिस्ट कर लिया होगा, कम से कम अब गीदड़ भपकियां देनी बंद कर देनी चाहिए। वो जो न्यूक्लियर पावर की का ढिंडोरा वो पीटते रह रहे थे, ऐसे में भारत ने जिस तरीके से वहां पर ये बता दिया कि हो गए तुम न्यूक्लियर पार, हम भी न्यूक्लियर पार हैं, लेकिन उससे पहले ही हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, और हमने वही ताकत दिखाई है। तो धर्म युद्ध में हमने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम धर्म पूछकर अगर हमारे ऊपर प्रहार करोगे तो हम जब धर्म युद्ध छेड़ेंगे तो वही हाल होगा जो हाल इस वक्त हम सैटेलाइट इमेजेस में भी देख रहे हैं। और जैसा कि अभी बार बार ये कहा भी जा रहा था कि हमने क्योंकि अपना कैलकुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स कैलकुलेटिव और प्रिसाइज अटैक किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो जिसका जिक्र हमें बार बार करना चाहिए, हमारी वायुसेना आज भी और कल भी अगर आप देखें, खासतौर से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है तो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। 21 ठिकानों का पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जब हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके बाद ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 21 ऐसी जगहें बताई गई थी जिसको अभी भी हमने निशाने पर लिया हुआ है। यानी हम जो कह रहे थे कि उनको सोचना, वो बार बार कह रहे थे कि भारत को सोचना चाहिए कि खतरा भी उनके ऊपर मंडरा रहा है, नहीं, यहां उससे उल्टा कर देना चाहिए। यहां पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि खतरा अभी भी आपके ऊपर मंडरा रहा है। पुष्कल जी। जी लवनी जी, बिल्कुल सही। और मैं एक बात, बहुत किसी भी चैनल में शायद कवर ना की गई हो, जो न्यूक्लियर की बात जो भारत की जनता समझ रही है कि वो न्यूक्लियर की शक्ति है, पाकिस्तान घुटनों में आया क्यों, उसकी एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक मिसाइल दागी थी दिल्ली की तरफ, फतेहबाद। जी वो मिसाइल भारत के सिस्टम्स ने गिरा दी। अब वो मिसाइल क्या थी? वो मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल थी। जो दागी थी उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, लेकिन दैट वाज द मिसाइल विच दे विल यूज फॉर अटैकिंग इंडिया इन अ न्यूक्लियर वे। तो वो मिसाइल भी जब हमने गिरा दी तो वो समझ गए कि इनका जो हमारा जो दिल्ली एरिया एयर डिफेंस प्रोजेक्ट होता है, मैं उसका पार्ट रहा हूं कई साल, तो वो प्रोजेक्ट इतना रोबस्ट है, इन्होंने देख लिया, इन्होंने प्रोव कर दिया कि न्यूक्लियर भी चलाएंगे तो ये गिरा देंगे उसको, ये उसको नष्ट कर देंगे हवा में ही। तो उनको अपनी न्यूक्लियर शक्ति जो एक हवा का गुब्बारा जो लोग समझते हैं और भारतीय भी समझ रहे हैं, वो फूट गया उनका। और उसके बाद वो पूरी तरह से अपने घुटनों में आ गए कि इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड स्टेट होने के बावजूद उनसे नहीं डर रहा है। और अभी भी जो घोषणाएं हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, वो बस डोरमेंट है, जैसा मैं हमेशा से शुरू से कहता आया हूं। और पाकिस्तानी हमारे टारगेट में है, हमारे निशाने में है, उनको ध्वस्त करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक और बात मेजर डोगरा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम न्यूक्लियर पार है, धमकियां भी इसी चीज की दी जा रही थी, इंडिया भी न्यूक्लियर पार है। और ये कहा जा रहा था कि इंडिया ने हमेशा से ही जो नीति हमने अपनाई कि हम पहला वॉर नहीं करेंगे, लेकिन अब इंडिया ने जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो बदल दी है। ये जो कन्वेंशनल पॉलिसीज चली आ रही थी, वो उससे आगे बढ़कर अब हमने अपनी पॉलिसी बना दी है। हम एक्ट ऑफ वॉर को भी डिफाइन कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर पॉलिसी को भी अब धीरे धीरे डिफाइन कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप एक बटन दबाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। आपसे पहले हम अपनी सिर्फ एक उंगली ही उठाएंगे और आप खत्म हो जाएंगे। ये जो एक बड़ा अंतर आया है, क्या आप मानते हैं कि पॉलिसी जो चेंज की गई, जो वे ऑफ थिंकिंग चेंज किया गया, जिस तरीके से सेना को फ्री हैंड दिया जाने लगा, उसी का ही आज एक बड़ा प्रतिफल हम यहां पर देख रहे हैं? मेजर डोगरा। लावनी जी, जो नीति चेंज हुई है, जो रेड लाइंस की डिमार्केशन हुई है, जो थ्रेशोल्ड चेंज किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ तौर से पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अगर उन्होंने सर्टन हमारी रेड लाइंस ब्रीच की, अगर उन्होंने स्पेशली हमारे सिविलियंस को, जो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, कहीं पे भी, चाहे भारत में या कहीं बाहर, कहीं पे भी वो टारगेट करते हैं, तो उनको डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा। द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर and their top leadership will be given an appropriate response। ये बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया गया है और ये बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही, मैं कहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पास किया गया है। इट इज नॉट ओनली अ पॉलिसी, इट इज अ वेरी क्लियर रेड लाइन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड व्हिच हैज बीन केप्ट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को मैसेज दिया, नरेंद्र जी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाती हूँ। कल शहबाज शरीफ को आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार अपनी फौज की तारीफ करना, बार बार मुल्ला मुनीर को थैंक यू बोलना। पोल तो आज खुल गई,
तो फिर किसके लिए और किसको थैंक यू दे रहे हैं, इसे भी अब पाकिस्तान को एसेस करना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान की आवाम को यह चीज समझनी चाहिए, भारत की ताकत और पाकिस्तान पस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ जिस तरीके से दुनिया के सामने, अपने देश की आवाम के सामने जिस चेहरे को दिखाने की कोशिश करें, नरेंद्र जी जो सवाल मेरा था, ये क्या मजबूरी है, डर है, या फिर क्या, इसे कैसे देखेंगे आप नरेंद्र जी? पाकिस्तान एक अजीबोगरीब देश है। दिखाते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन कौन डिक्टेट करता है? आर्मी डिक्टेट करती है। प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं, ट्वीट करते हैं, लोगों को थैंक यू देना शुरू कर देते हैं उधर से सीज फायर के लिए, और तभी सीज फायर खत्म हो जाती है, सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाता है। हु इज द पर्सन? ये अपनी जैसे जैसे जो भी जब आप देखो, पाकिस्तानियों का कॉमन सेंस लेस इतना बड़ा है कि जब भी वो मुंह खोलते हैं या कुछ बोलने को आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द देख सकते हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, उनके विदेश मंत्री हो, और ये प्रधानमंत्री। तो कल हम देख रहे थे कि कल किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आज आकर क्या बोल रहे हैं। तो अपने आप को डर भी है, बिल्कुल बेचारगी भी है, और वो क्या कहते हैं वो होगा नहीं होगा किसी के प्रति, तभी तो भारत ने बात करनी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमें मजबूर किया जंगी मैदान में जाने के लिए। अब उन्होंने ये बातें ही अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से वो डरे हुए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई कंपैटिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। वो क्या कह रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज, इट वाज लाइक अ पपेट। वो जो भी बोल रहे थे वो लग रहा था कि उनसे बुलवाया जा रहा है, और यही है पाकिस्तान की सच्चाई। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आइए जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए अभी की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी ब्रेकिंग है ये, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होने वाली है। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तीनों सेना प्रमुखों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। और अब बैठक के बाद, बैठक में एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी थी, सीडीएस अनिल चौहान जी की भी मौजूदगी थी, यानी एक बड़ी बैठक। और उसके बाद अब से कुछ ही देर में, यानी ठीक 35 मिनट के बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर बनी हुई है। जारी है धर्मयुद्ध।